आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजेश चौरान, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज हम यहाँ अपने इस वीडियो लेक्चर में सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। हम भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत एवं इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं। जनरली संपूर्ण मध्यकाल में हमने देखा है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में विजेता द्वारा विजित क्षेत्र को अपने सैनिक सरदारों में बांटने की प्रथा रही है। हालांकि उसका स्वरूप समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के साथ परिवर्तित होता रहा है। हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर देखा जाए, जैसे ही 1206 ईस्वी में तुर्क विजय का प्रथम चरण समाप्त हुआ, तुर्क सुल्तानों को अनेक प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अधिकृत क्षेत्र की तुलना में उनके साधन सीमित थे। पराजित राजपूत शासकों के अंतर्गत सामंती व्यवस्था के कारण अनेक स्थानीय समस्याएं उभरकर उनके सामने आई। तुर्क सुल्तानों को इस बात को समझने में अधिक समय नहीं लगा कि अधिकृत क्षेत्र पर प्रभावपूर्ण शासन तभी स्थापित किया जा सकता है जब क्षेत्रीय इकाइयों का केंद्र के साथ सुगठित तालमेल हो। ये इकाइयां केंद्र को दृढ़ता प्रदान कर सकती हैं। 13वीं शताब्दी में भारत में इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रावधान था वह सामाजिक आवश्यकताओं की मांग थी। इसलिए यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि सेनापतियों एवं सैनिक संबंधों के बीच विजित क्षेत्र का बंटवारा करने की व्यवस्था भारतीय समाज के लिए कोई नवीन प्रयोग नहीं था, बल्कि राजपूत राज्यों के अंतर्गत यह व्यवस्था किसी न किसी रूप में पहले से भारत में विद्यमान थी। भारतीय समाज में इसकी मान्यता पहले से ही स्वाभाविक थी। इससे इक्ता का अर्थ। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जमीन का टुकड़ा। प्रारंभिक इस्लामिक राज्यों में यह व्यवस्था अपनाई गई थी कि राज्य की सेवा करने के पुरस्कार के रूप में सैनिक अधिकारियों को इक्ते दिए जाते थे। खिलाफत के प्रशासन में भी यह प्रथा धन की व्यवस्था करने और सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए प्रचलन में थी। हालांकि सल्तनत के प्रारंभ में तुर्की सुल्तानों ने अपने अमीरों एवं सैनिकों को राज्य की सेवा के बदले में नगद वेतन के स्थान पर एक निश्चित रकम की आय वाले भू क्षेत्र का आवंटन किया। इस तरह तुर्क सुल्तानों ने अमीरों एवं सैनिकों को दिया जाने वाला यह भू क्षेत्र इक्ता कहलाता था। जिन व्यक्तियों को यह भू क्षेत्र दिया जाता था उन्हें मुक्ति या इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार अपने इक्ता से कर वसूल करके अपने सैनिकों को वेतन देते थे और अपने खर्च या तनख्वाह के लिए एक निश्चित राशि को अपने लिए अलग से निकाल लेते थे। इसके अतिरिक्त जो भू राजस्व उनके पास बचता था उसको केंद्र के पास भेज देते थे। अपने इक्ता में इक्ताधारियों को राजस्व वसूल करने के अतिरिक्त सैनिक और कानून तथा व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी निभाना होता था। इस प्रकार यह मुक्ति या इक्तादार, जिसे इक्ता दिया जाता था, प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था। उसे पैदल और घुड़सवारों से सुसज्जित एक सेना भी रखनी होती थी। इक्ता व्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा को देखा जा सकता है। सियासतनामा में इक्ता के नियम एवं इक्तादार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। निजामुल मुल्क के अनुसार इक्तादार को यह समझना चाहिए कि प्रजा पर उसका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से भूमि कर वसूल करने का है। इसके अलावा वह प्रजा के जीवन, उसकी जायदाद और परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मुक्ति को उन पर ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो इक्तादार को उन्हें नहीं रोकना चाहिए। जो मुक्ति नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त और दंडित करना चाहिए। इसके साथ साथ ही तुसी इन इक्तादारों का 3 या 4 वर्ष के बाद
स्थानांतरण कर देना चाहिए ताकि यह स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली न हो जाए। हमारे लिए भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल में इक्ता व्यवस्था को समझने के लिए निजाम उल मुल्क तुसी द्वारा रचित ग्रंथ सियासतनामा में दिया गया वर्णन काफी उपयोगी है। उन्होंने यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया के अपने राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव के आधार पर लिखा था। तुसी के अनुसार इक्तादार को यह समझना चाहिए कि प्रजा पर उसका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से भूमि कर वसूल करने का है। इसके अलावा प्रजा के जीवन, उसकी जायदाद और परिवार को उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इक्तादार को उन पर ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो भी इक्तादार को उन्हें नहीं रोकना चाहिए। जो इक्तादार इन नियमों का उल्लंघन करता है उसे बर्खास्त और दंडित करना चाहिए। 3 या 4 वर्ष बाद इन इक्तादारों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देना चाहिए ताकि यह स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली न हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुसी के विवरण से इक्ता व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, इक्तादार द्वारा अपने अधीन इक्ता से उतनी ही धनराशि वसूल करनी चाहिए जितनी की राज्य द्वारा निर्धारित की गई है। इससे अधिक राशि वसूल करने का इक्तादार को कोई अधिकार नहीं है। नंबर 2, इक्तादार को राज्य द्वारा निर्धारित राशि वसूलने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो राशि इक्तादार के लिए निर्धारित की गई है कि जितनी इतनी राशि उसे अपने इक्ता से वसूल करनी है, उस राशि को वसूल करने के लिए भी इक्तादार को शक्ति बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, किसानों को पूर्ण अधिकार था कि वे अपने मामले या शिकायतें सीधे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे और ऐसा करने से इक्तादार उन्हें नहीं रोक सकता था। नंबर 4, जो विशेषता दिखाई देती है तुसी के विवरण से, यह है कि तुसी के विवरण से स्पष्ट होता है कि इक्तादार केवल एक सरकारी पदाधिकारी था और राज्य द्वारा समय समय पर उसका स्थानांतरण भी कर दिया जाता था। मतलब इक्तादार का पद स्थानांतरणीय था, मतलब उसको किसी भी समय पर राजा के द्वारा या सुल्तान के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक इक्ते से दूसरे इक्ते के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता था। भारत में इक्ता व्यवस्था को लागू करने के पीछे विभिन्न उद्देश्य रहे हैं। इन उद्देश्यों को निम्न हेडिंग के माध्यम से समझा जा सकता है। भारतीय समाज में पूर्व प्रचलित सामंती प्रथा को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरदराज के हिस्सों को केंद्र के साथ जोड़ने के लिए भारत में इक्ता व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अलावा नवीन विजित प्रदेशों में कानून तथा व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ राजस्व वसूली की जो समस्या थी उसके समाधान करने के लिए भी भारत में इक्ता व्यवस्था को लागू किया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सल्तनत के प्रारंभिक काल में मुद्रा प्रणाली में स्थिरता नहीं आ पाई थी, इसलिए राज्य की सेवा में लगे अधिकारियों को वेतन अदा करने के लिए इक्ता व्यवस्था को स्थापित किया गया। उस समय पर जो इक्ता दिए जाते थे वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, छोटे इक्ता तथा बड़े इक्ता। हालांकि इन दोनों को इक्ता नाम से ही संबोधित किया जाता था और गुणों के आधार पर इन दोनों इक्ताओं में कोई ज्यादा भिन्नता भी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे इक्ता दोआब के क्षेत्र में 2000 तुर्क सैनिकों को प्रदान किए गए थे, जिनका केंद्र के प्रति न तो कोई प्रशासनिक उत्तरदायित्व था और न ही केंद्र के खजाने पर इनको वेतन के रूप में देने के लिए कोई अतिरिक्त भार था। अपनी सैनिक सेवा के बदले छोटे इक्तादारों को इन क्षेत्रों में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इनको बड़े इक्ता प्रमुख व्यक्तियों को प्रदान किए गए थे जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी रखते थे। अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था के अतिरिक्त आवश्यकता के समय केंद्र को सैनिक सहायता प्रदान करने की भी
अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार हमने देखा कि जो छोटे इक्ता जो दोआब के क्षेत्र में दिए गए थे, वहां पर उन इक्तादारों को सिर्फ उन इक्ता से भू राजस्व वसूल करने का ही अधिकार होता था, उनके ऊपर प्रशासनिक कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता था। जबकि बड़े इक्तादार को भू राजस्व एकत्रित करने के साथ साथ अपने अधीन क्षेत्र के का जो इक्ता होता था उसमें कानून एवं व्यवस्था को भी बनाए रखना होता था। अब हम मुक्ता के कार्य एवं कर्तव्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। मुक्ता लोगों का पहला कर्तव्य सुल्तान की सेवा के लिए हर समय तैयार रहने वाले सैनिकों की एक टुकड़ी रखना होता था और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि जब भी सुल्तान के द्वारा डिमांड प्रस्तुत की जाएगी, वो अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ हमेशा तत्पर रहेंगे। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र में संपूर्ण आंतरिक प्रशासन का निरीक्षण करना भी इन इक्तादारों का उत्तरदायित्व था। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने अधीन ये एक सैनिक टुकड़ी भी रखते थे, जिससे वे लोगों के जान माल की रक्षा कर सकें। अपने अधीन इक्ता में असामाजिक तत्वों द्वारा प्रांत की शांति तथा सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के लिए भी इनको निरंतर प्रयासरत रहना होता था। इसके अलावा इक्तादार अपने अधीन इक्ते में आंतरिक व्यापार को भी प्रोत्साहन देते थे। धार्मिक तथा विद्वान व्यक्तियों को कर मुक्त भूमि प्रदान करना भी इन इक्तादारों का कर्तव्य था। हिंदू सामंतों तथा विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध युद्ध करना भी इन इक्तादारों का एक कर्तव्य समझा जाता था। इक्तादार की अपने अधीन जो इक्ता होता था उसमें कितने समय के लिए इनको नियुक्त किया जाता था, इसके संबंध में कोई एक निश्चित नियम नहीं था। इस संबंध में हमें सबसे सही जानकारी सियासतनामा के लेखक निजामुल मुल्क तुसी के ग्रंथ सियासतनामा से मिलती है। उनके अनुसार मुक्ता का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तुसी ने इस पर बल दिया कि मुक्ता को प्रत्येक 2 या 3 वर्षों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे अत्यधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। समकालीन जरूरतों परिवर्तनों के साथ दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों ने इसी प्रथा का अनुसरण किया और इस काल में इक्तादार पर नियुक्ति की औसत अवधि 3 से 4 वर्षों के बीच रखी गई और इस नीति का दिल्ली सल्तनत के लगभग हर सुल्तान ने पालन किया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इक्ता स्थानांतरण की प्रथा कमजोर होने लगी और मुक्ता लोगों का पदाधिकार वंशानुगत होने लगा, अथवा पिता के बाद पुत्र को इक्ता को प्रदान कर दिया जाता था। समय समय पर इक्ता प्रणाली में दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा विभिन्न परिवर्तन भी किए गए, जिससे कि इक्ता व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सके और इसकी कार्य प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। बलबन का राज्यारोहण 1266 ईस्वी में हुआ। तब तक इस इक्ता प्रणाली में काफी कमियां आ चुकी थी और ये दूषित हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जिसने इक्ता प्रणाली में सुधार किया। बलबन द्वारा इक्ता प्रणाली में किए गए निम्नलिखित सुधार उल्लेखनीय है। पुराने सुल्तानों द्वारा दिए गए इक्ते छीनकर इक्तों को व्यक्तिगत आर्थिक आवश्यकता के अनुसार नए सिरे से बांटा गया। मुख्यतः इस संबंध में बलबन का मानना था कि मुक्ताओं के वंशानुगत अधिकार के प्रति राज्य का जो दृष्टिकोण है वो अलग था। किसके अधीन? बलबन के अधीन। बलबन का कहना था कि ये इक्ता सैनिक सेवा के बदले प्रदान किए गए हैं। इस तरह जब भी इक्तादार शाही सेवा का पालन करे तब तक ही वह इक्ता का अधिकारी है। संभवतः इक्तादार वंशानुगत अधिकार के प्रति सेल्जुक परंपरा से प्रेरित थे, किंतु बलबन इक्ताओं के संबंध में इस परंपरा को मानने को तैयार नहीं था। समकालीन इतिहासकार बर्नी के अनुसार
सुल्तान बलबन ने इक्तादारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। प्रथम श्रेणी में उन इक्तादार लोगों को रखा गया जो पूर्णतः वृद्ध तथा निर्बल हो चुके थे एवं युद्ध के योग्य नहीं रहे थे। उनके लिए 40 से 50 टन का वजीफा निश्चित किया गया। उनके गांव को खालसा में सम्मिलित कर दिया गया। एवं जो दूसरी श्रेणी बलबन ने बनाई वो उन इक्तादारों की थी जो जवान और युवक थे। उनका वेतन उनकी योग्यता अनुसार निश्चित किया गया और आज्ञा दी गई कि द्वितीय श्रेणी के लोगों के पास जो गांव हैं उनके कर में से उनका वेतन निकालकर जो शेष बचता है उसे प्रत्येक वर्ष दीवान द्वारा वसूल करके शाही का खजाने में भेज दिया जाए, परंतु उनके गांव जब्त न किए जाएं। तीसरी श्रेणी में बलबन ने अनाथ बच्चे तथा वो लोग सम्मिलित किए जिनके पास गांव थे और वो अपने दासों के द्वारा घोड़े, अस्त्र शस्त्र आदि जो कुछ भी हो सकता था दीवाने अर्ज में सुल्तान के सामने पेश कर देते थे। उनके विषय में आदेश दिया कि अनाथों एवं विधवाओं के भोजन एवं वस्त्र का प्रबंध उनके गांव से करा दिया जाए और उनके गांव का राजस्व भी दीवानी में जमा करा दिया जाए और इनके गांव इनसे ले लिए जाएं। बलबन के इन आदेशों ने अमीरों के लिए दयनीय स्थिति पैदा कर दी तथा अंततः दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन को हस्तक्षेप इन इक्तादारों के संबंध में करना पड़ा। फखरुद्दीन के बीच बचाव के कारण बलबन ने इन इक्तादारों को कुछ रियायतें दी, किंतु वंशानुगत का सिद्धांत जो बलबन ने पूर्णतः आविष्कार कर दिया। साथ ही इक्तादार के क्रियाकलापों पर निगाह रखने के लिए एक ख्वाजा नाम के अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी। बलबन के अलावा उसके उत्तराधिकारी शासकों, खिलजी शासकों, तुगलक शासकों और लोधी काल में भी इक्ता व्यवस्था के अंदर बहुत सारे परिवर्तन समय के जरूरत के अनुसार किए गए। तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता के राजस्व को एकत्रित करने का अधिकार ठेके पर दिए जाने की प्रथा का आरंभ कर दिया। अब इक्तादार को उसका वेतन शाही खजाने से मिलता था तथा उसका अब शाही जमा या भू राजस्व संग्रहण से कोई संबंध नहीं रहा। अर्थात पहले इक्तादार जो अपने अधीन इक्ता में प्रशासन के साथ साथ भू राजस्व संग्रहण का भी कार्य करते थे, उनसे भू राजस्व संग्रहण का अधिकार लेकर के ख्वाजा नाम के एक अधिकारी को सौंप दिया गया। अब सिर्फ उनका अपने अधीन इक्ता में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से संबंधित कार्य ही रह गया और उनको जो वेतन मिलता था वो सीधा शाही खजाने से दिया जाने लगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था में काफी ढील दी गई या इसके जो नियम थे उनको काफी ढीला कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत कर दिया, अर्थात इक्तादार की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र को वह इक्ता दे दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इक्ता प्रणाली के अंदर काफी सुधार दोबारा से करने की कोशिश की। खिलजी ने शाही घुड़सवारों को वितरण के बदले में छोटे इक्ते देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस संबंध में हम देख सकते हैं कि जिस व्यवस्था को कुतुब बिन ऐबक ने दोआब के क्षेत्र में 2000 इक्तादारों को जो छोटे इक्ते प्रदान किए थे उनके वेतन के बदले में, इस प्रकार के छोटे इक्ते जो सिर्फ और सिर्फ वेतन के लिए दिए जाते थे और उन इक्तादारों को उन क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार होता था, वहां पर उनका कोई प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं होता था। उन इक्तों को अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया और खत्म करके उनको उस क्षेत्र को सीधा खालसा भूमि के अंदर मिला लिया। अब इन जो ये शाही घुड़सवार बिल्कुल खत्म नहीं किए गए, बल्कि इन जो शाही घुड़सवारों से ये छोटे इक्ते वापिस लेकर इन घुड़सवारों को सीधा शाही खजाने से वेतन दिया जाता था।
लोधी काल में भी इक्ता व्यवस्था के अंदर कुछ बदलाव किए गए। लोधी काल में इक्तादारों को अपने अधीन क्षेत्र को पुनः अपने अधीन सैनिकों में वितरित करने की छूट दी गई। अर्थात जिस इक्तादार को जो इक्ता मिला हुआ था, वो अपने अधीन जो सैनिक रखता था, उन सैनिकों को नगद वेतन देने के बजाय लोधी काल में इन इक्तादार अपने अधीन सैनिकों को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उनको वेतन की अदायगी करने लगे। इस हमने देखा कि इक्ता व्यवस्था में समय की जरूरत और आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा विभिन्न परिवर्तन किए गए। अंत में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची दी गई है, जिनका अध्ययन करके आप इक्ता व्यवस्था के संबंध में अपनी समझ को और अधिक विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनको सोल्व करके आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि इक्ता व्यवस्था को समझने में आप कितने कामयाब रहे। धन्यवाद।